हेलो डियर, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि भाई बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इस काम को। तो अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें अपनी उसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे हम, थोड़े से और बढ़िया सवाल करके इस कंसेप्ट को विराम देंगे। उसी कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्राई करो जरा। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, PQ एंड PR आर टू chords ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो PQ और PR दो कोड हैं, एक तो PQ और एक PR, दोनों P से स्टार्ट हो रही हैं, PQ और PR, यानी कि यहाँ पर पॉइंट P होएगा। दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हाँ जी सर, दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और रेडियस कितना है? रेडियस है जी 10 सर्कल का, ठीक है जी, रेडियस 10 है। PO इंटरसेक्ट कोड QR, कोड QR को, ये सेंटर O है, PO इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट S, बिकॉज ये सेंटर से खींची गई लाइन है ऐसे, ठीक है। और दूसरी बात, सेंटर से खींची गई लाइन है तो ये इसको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ OS, हमें OS की लंबाई बतानी है, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर होएगी, क्यों होएगी वो हम देखते हैं। बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। 10 है, 10 है, कोड QR है, PO इंटरसेक्ट कोड QR, ठीक है भैया। आइसोस्केलस है तो मैं बोल सकता हूँ इसके मिड पॉइंट पर जाए, मिड, हाँ चलो वैसे ही कर लेते हैं। देखो ये 90 डिग्री होएगा, क्यों होएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है PQR, क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है? हाँ जी सर, PQR तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। PQ और PR उसने बराबर बताए हैं, इसीलिए मैं इसको 90 डिग्री बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो यहाँ से अगर मैं बिल्कुल मिड पॉइंट पर इसको लेकर चला जाऊँ, वैसे तो इन्होंने PO मिलाया है, ठीक है। सपोज मैं अगर मिड पॉइंट पर लेकर चला जाऊँ, मान लो PO को एक बार भूल जाओ, तो मिड पॉइंट पर लेकर जाऊंगा तो भी ये एल्टीट्यूड होएगी, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर मीडियन एल्टीट्यूड सब सेम होती है। हाँ जी सर। और मैं O से अगर मिड पॉइंट पर आ जाऊं तो भैया एक कोर्ड है सर्कल की, कोर्ड के ऊपर, जीवा के ऊपर मिड पॉइंट पर आओगे तो भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्लियर है? या फिर आप ऐसे बोल दो कि यहां से अगर मैं 90 डिग्री खींचूंगा, यहां से 90 डिग्री का एंगल खींचूंगा एल्टीट्यूड कोर्ड के ऊपर, तो पक्का मिड पॉइंट पर जाएगा ये लाइन। भाई परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करता है कोर्ड को, ठीक है। यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड खींचूंगा तो वो पक्का मिड पॉइंट पर जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड और मीडियन सेम है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर जा रहे हैं। दोनों तरफ से मैंने 90 डिग्री के कोण बनाए, दोनों एक जगह से जा रहे हैं, यानी कि PO इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ये है सिचुएशन। अब आपने बताना है OS की लंबाई। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, भाई आप इस रेडियस को मिला सकते हो, और जो रेडियस जो हैं वो 10-10 लंबाई है उनकी। अब देखो कुछ कर सकते हो कि नहीं। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे? कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है? कोई 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है क्या? उनके अंदर कोई साइड कॉमन हो, उसको दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से उसकी वैल्यू निकाल कर इक्वेट कर दें। अब तक हम यही तो करते आ रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। ठीक है, ये तो मैं आपको हिंट दे रहा था। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे इसी का डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे कि PQ और PR, PQ और PR, और ये बना लेंगे भैया अपना सेंटर। तो ये जो QR है इसको यहाँ पर भेज देंगे, फिर वो बनाएंगे कि PO सर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, PO इंटरसेक्ट कोड QR। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट करी, अगर एग्जामिनर ने चाहा कि ये QR यहाँ पर बने, तो PO को एक्सटेंड करने पर ये इसको काटेगा, तो वैसे बोलेगा कि PO को एक्सटेंड करने पर कटा। तो ये वाला डायग्राम मत बनाना। इसका मतलब मामला क्या है, ऐसे है कि भैया ये कोड है और PO इसको काट रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से बनाते हैं, फिर चलो फिर से क्यों बनाते हैं, इसी को मिटा देता हूँ। तो ये समझ गए ना ये डायग्राम गलत क्यों, कई बच्चे इसको ही बनाएंगे। चलिए जब इसको करते हैं, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल PQS और OQS दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, जी हाँ सर। OQ की लंबाई कितनी है? OQ की लंबाई 10 है, जी हाँ। PO की लंबाई कितनी है? PO की लंबाई 10 है। मुझे OS निकालना है, OS। अगर मैं OS को X मान लूँ
तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा तो 10 ही है, बिकॉज ये रेडियस है ना भाई, रेडियस 10 है। तो ये कितना हो जाएगा पी एस, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। अब कुछ कर सकते हो, ट्रायंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू के अंदर क्यू एस है, हाँ जी सर, और ट्रायंगल ओ क्यू एस के अंदर क्यू एस है। मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली इक्वेशन को करके नहीं दिखा रहा। दोनों के अंदर क्यू एस है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या दोनों को इक्वेट करते हैं भाई, दोनों ट्रायंगल में से क्यू एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर इक्वेट कर दें, अगर तुम कहो तो, और नहीं कहो तो भी ऐसे ही करेंगे। इतनी इज्जत नहीं है तुम्हारी कि मना करोगे और हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर क्यू एस की लंबाई क्या हो जाएगी, क्यू एस की लंबाई हो जाएगी भैया, ये हाइपोटेन्यूज है 12 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस इसका स्क्वायर, सो ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं माइनस कर रहा हूँ और नेगेटिव लिख रहा हूँ साथ साथ, प्लस 20x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, सो माइनस एक्स का स्क्वायर। मैं x इसको भी मान सकता था, इस केस में मैंने इसको जानबूझ के x माना है, क्यों सर, क्योंकि OS निकालना है। मान लो मेरे को PS निकालना होता तो मैं PS को x मान लेता, भैया निकाल तो अभी भी सकते हैं, x मान लूँ फिर मैं 10 में से घटाऊँ, मैं इतना क्यों करूँ, एक और स्टेप क्यों बढ़ाऊँ, है ना। और जनरली हमारी आदत भी है जो भी x की वैल्यू आई उसे ऑप्शन में ढूंढने की, है ना, उससे भी बचेंगे ऐसा करके। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट इस 20x को मैंने इधर रख लिया, 100 को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा 200, 200 में से 144 अगर, या फिर यहीं पर ये -56 है, उधर जाकर 156, ठीक है। तो एस एक्स की वैल्यू हो जाएगी, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 2 7 14, 2 8 16 और उसके बाद 7.8। क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई हम, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये घटाया था क्या, 144 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, ठीक है 200, अच्छा 156 नहीं सिर्फ 56 होएगा, कैलकुलेशन में गलती करती है। आंसर इज ऑप्शन है, ठीक है भाई। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करना चाहोगे, पक्का। अगर पिछले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना चाह रहे हो, मैंने क्या बताया है, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए अरे उत्तर आ गया, मेरे दिमाग में गया हो कि नहीं गया हो, चलो उत्तर तो आ गया, नहीं, इस स्क्रीन को नहीं लेकर जाओगे एग्जाम में, दिमाग को लेकर जाओगे, समझ में आना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल हो दोबारा देख लो सोल्यूशन को, क्या दिक्कत है, आगे बढ़े। अब तो आपको ये भी नहीं करना, जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो आपको ये बोलना पड़ता है सर मुझे समझ नहीं आया, मुझे एक बार बताना, शर्म आती है थोड़ी सी डाउट पूछने में क्लास में। अब तो वीडियो देख रहे हो, फिर से देख लो, बहुत इजी हो गई आज के दिन पढ़ाई, बहुत ही ज़्यादा इजी, 10 बार पढ़ लो चाहे एक वीडियो से। पहले क्या होता था, टीचर ने एक बार जो बता दिया वो बता दिया, उसके बाद वो तो गायब हवा में, रिकॉर्ड तो वो हुआ नहीं, फिर से पूछना ही पड़ेगा। तो देखो कितना आज तक का तो सबसे गोल्डन पीरियड है एजुकेशन को लेके। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, वही सेम है, PQ and PR are two equal chords, PQ and PR। ये इसका सेंटर है, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, सेंटर O पर है, दो इक्वल कोड हैं, दोनों की लंबाई 12 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR, तो QR की लंबाई निकालनी है भैया, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 90 डिग्री पर होंगे और क्यों होंगे, ठीक है। तो देखो ये जो है ये रेडियस है, ये 10 है, हाँ जी सर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ QZ की, तो QR की वैल्यू निकाल लोगे, बिकॉज यहाँ ये जो एल्टीट्यूड है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, हाँ जी। तो QZ की लंबाई निकाल के डबल कर देंगे। तो थोड़ी देर पहले हमने इसकी लंबाई निकाली थी पिछले क्वेश्चन में। तो अगर आपको इसकी लंबाई मिल जाए या इसकी लंबाई मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, तो देखो इसकी और यहाँ पर आप एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे दोबारा से, तो करते हैं वैसे ही। इसको करने के और भी कई तरीके हैं, बट ये ठीक
ठीक लगता है मेरे को। तो इसको मैं मान लेता हूँ जी x और इसको मैं मान लेता हूँ tan माइनस एक्स, इधर लिखने की जगह है? ठीक। तो इन ट्रायंगल पी जेड क्यू एंड ट्रायंगल ओ जेड क्यू, क्यू जेड ओ, इन दोनों के अंदर मैं क्यू जेड स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट कर रहा हूं। तो इसके अंदर क्यू जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस एक्स का स्क्वायर, उधर आ जाएगी इसका स्क्वायर माइनस ये 100 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है जी, तो ये तो कट जाएगा, ओके, ये भी कट जाएगा। ठीक है जी, तो 20x इज इक्वल टू दिस, एक्स की वैल्यू सीधी सीधी आ रही है। एक्स की वैल्यू अगर 7.2, मैंने 2 से काट दिया और 10 के कारण 1 के बाद बिंदी लगा दी। तो एक्स की वैल्यू अगर 7.2 है, यहाँ पर रख दें 7.2, इस ट्रायंगल को नीचे उतार लाते हैं। एग्जाम में आपको ये ट्रायंगल अलग से उतारने की जरूरत नहीं है, आप इन वैल्यूज़ को भी अलग से लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, मान लो ये 12 है, ये 7.2 है, तो मुझे ये निकालना है। मैं दोनों जगह 10 गुणा कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो दोनों जगह अगर मैं 10 गुणा करूंगा तो ये तो 120 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो मैं अपने उत्तर को 10 से भाग कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने अननेसेसरीली इनको 10 से गुणा कर दिया। ऑलरेडी जो यहाँ पर आएगा मैं 10 से भाग कर चुका हूँ उसको। फिर मैं देख रहा हूँ कि यार ये 12 से तो कट रहा है, तो मैं 12 से काट देता हूँ। 12 एकम 12, 12 छिके 72, तो मैं अपने उत्तर को 12 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि मैंने अननेसेसरीली इनको काट दिया 12 से। ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 होएगा। तो ये लो भैया, और जो मैं पहले उत्पात मचा रहा था उसका हिसाब मैंने कर लिया। तो 12 8 96, इट इज 9.6। अब वहां पर अगर 9.6 होता तो कई बंदे तो यहीं पर मार देते 9.6, बट ये क्यू जेड की वैल्यू है भाई। ये क्या है? ये क्यू जेड की वैल्यू है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ। A line cuts two concentric circles. The length of chords formed by that line. देखते हैं, एक लाइन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स को काट देती है। ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक यानी कि समकेंद्रीय, यानी कि जिनका सेंटर सेम हो 2 सर्कल्स का। ठीक है जी, तो अगर इन दोनों को ये काटेगी तो सपोज ऐसे है, द लेंथ ऑफ कोर्ड्स फॉर्म्ड बाय दैट लाइन ऑन दी सर्कल्स। तो छोटे वाले सर्कल पर जो कोर्ड है उसकी लंबाई 4 है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अगर इस कोर्ड की लंबाई 4 है तो ये वाला हिस्सा 2 हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर, है ना। और पूरे बड़े वाले सर्कल में जो एक कोर्ड है इसकी लंबाई है 16, तो इस पॉइंट से 8 इधर, यानी कि ये 6 है, ये पूरा 8 हो जाएगा, ये 8 इधर और 8 उधर। ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस इन स्क्वायर्स ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। तो ये जो 2 सर्कल हैं इनके रेडियस के बीच में क्या डिफरेंस होगा? तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ये, ओके जी, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ये कैपिटल वाला आर। तो वो हमसे पूछ रहा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सोचो क्या कर सकते हैं हम? बहुत कुछ इसमें आप कर ही नहीं सकते, भी बहुत कुछ स्कोप हो। देखो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो ओ पी क्यू, हाँ जी सर, और एक है ओ पी आर, हाँ जी सर। तो इन दोनों के अंदर कोई साइड है जो कॉमन है? हाँ जी सर, ओपी कॉमन है दोनों में। तो दोनों के अंदर ओपी की वैल्यू को इक्वेट कर दूं निकाल के। तो छोटे वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ओ आर पी और ट्रायंगल ओ क्यू पी, इन दोनों के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? मैं ओपी की वैल्यू को इक्वेट कर रहा हूं बस। ओ आर पी के अंदर ओपी की वैल्यू हो जाएगी बड़े वाला आर स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और इसके अंदर हो जाएगी भैया आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। इट इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 60। आप और कुछ निकाल ही नहीं सकते थे इसमें, यही निकाल सकते थे, वही उसने पूछ लिया। ठीक है, ये नहीं है कि जब मैं इनको इक्वेट कर रहा था तो मुझे पता था ऐसे आज आगे ऐसा होएगा, नहीं नहीं दिख रहा था।
बट यही हम निकाल सकते हैं इसमें, और कुछ निकाल नहीं सकते, यही उसने पूछ लिया। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ूं। इन द गिवन फिगर ए बी इज 30, ए बी जो है वो 30 है, ठीक है भाई। सी डी 24, सी डी जो है ये 24 है। तो अगर मैं यहां से ऐसे खींच दूं परपेंडिकुलर, तो सी डी अगर 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा। और पूरा ए बी अगर 30 है तो ये 15 होगा ये, और इससे उधर वाला 15 होगा। ये दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। हाँ जी सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन? तो एम एन की वैल्यू क्या है? एम एन एक कोड है जो कि इस वाले सर्कल के टेंजेंट है। तो इतना तो आपको पता होगा कि यहां से अगर मैं खींचू 90 डिग्री का बनेगा। अब तक हमने बहुत सारे ऐसे इक्वेशन किए हैं, बाहर वाले सर्कल की कोड, अंदर वाले का टेंजेंट। तो आपको पूरी कोड की लंबाई नहीं मिलेगी, आपको लंबाई मिलेगी तो एनपी की मिलेगी, एमपी की मिलेगी, उसको डबल करना पड़ेगा। अब तक इतना समझ गए होंगे? हाँ जी सर। कैसे निकालेंगे बताओ? अगर मैं बोलूँ कि भाई एनपी की लंबाई निकालो, तो लेट दिस बी ओ। तो ट्रायंगल एनओपी में ओ एन है बाहर वाले सर्कल का रेडियस यानी कि कैपिटल आर, ओ पी है छोटे वाले सर्कल का रेडियस यानी कि स्मॉल आर। तो मैं बोल सकता हूं कि एन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस। मैं वही निकालना चाह रहा हूं एन पी। तो मतलब कि कुल मिलाकर मुझे ये चाहिए, या तो मुझे ये दोनों रेडियस मिल जाए या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, कुछ कर सकते हो इसके अंदर। नीचे अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये है सर आर, स्मॉल वाला आर, और ये है भैया कैपिटल वाला आर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो यहां पर फिर से वही जो पिछले के अंदर हमने किया था, दो ट्रायंगल हैं, आप यहां पर डी की वैल्यू निकाल लो। डी की वैल्यू को कंपेयर कर दो, इस डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर डी स्क्वायर इजल टू डी स्क्वायर कर रहा हूं मैं। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर लेट दिस बी एक्स, ट्रायंगल ओ ए एक्स में डी स्क्वायर, और ट्रायंगल ओ सी एक्स में डी स्क्वायर, इनकी वैल्यू को इक्वेट कर रहा हूं। तो ओ ए एक्स में डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ओ सी एक्स में आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अच्छा जी, तो इसको यहां पर पुट कर देते हैं, यानी कि एनपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √81 यानी कि 9। और अगर एनपी की वैल्यू 9 हो गई तो ये भी 9, पूरी कोड की लंबाई हो जाएगी जी 18। ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है? कैसे हमें नेचुरली हम प्रोग्रेस करेंगे धीरे धीरे चीज़ें सोचते हुए, उसी वे मैं आपको बता रहा हूँ। मीन्स मेनली मैं आपको एक काम करना सिखा रहा हूँ, आगे बढ़ जाएं। कहीं पर भी कुछ भी अटक जाओ, कुछ भी मुश्किल लगे, कुछ भी दोबारा देखने का दिल करे, तो यू आर वेरी वेरी फ्री, वो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आम बात है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ए बी एंड सी डी दो कोड्स हैं ऑफ द आउटर सर्कल विच टच द इनर सर्कल। तो ठीक है, दो कोड हैं, एक तो ये वाली हो गई ए बी, एक ये वाली हो गई सी डी। ठीक है जी, विच टच द इनर सर्कल एट ई एंड एफ। देन, तो निम्न में से कौन सा ट्रू है? तो मेरे भाई मान लो ये ओ है, मुझे एक बात बताओ, ओ ई की लंबाई कितनी होगी? ओ ई की लंबाई सर छोटे वाले सर्कल का रेडियस, और ओ एफ की लंबाई सर छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो ये जो कोड हैं ए बी और सी डी, इनके बारे में क्या बोलूं? मेरे को क्यों सुन रहे हो? कई बंदे पता कैसे हैं आप लोगों में से, कि क्वेश्चन आया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने करना स्टार्ट किया, खुद नहीं सोल्व करेंगे, देखते ही रहेंगे। क्या मैं हर एक क्वेश्चन के साथ ये बोलूँ कि पॉज करके देख लिया करो?
भाई खुद आपकी जिम्मेवारी है, पॉज करके इसको खुद करना, बाद में देखना। ये नहीं है कि मैं फ्लो में बता गया तो आप भी फ्लो में देखोगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब सॉल्यूशन देखिए। ओ ई है इस सेंटर से इस कोर्ड का डिस्टेंस, और ओ एफ भी है सेंटर से इस कोर्ड का डिस्टेंस। हाँ जी सर, डिस्टेंस बड़े वाले सर्कल को देखे तो, और ये ओ ई और ओ एफ सेम है क्योंकि छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। हाँ जी सर, तो बड़े वाले सर्कल की दो कोर्ड हैं ए बी और सी डी, जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। हाँ जी सर, तो क्या बता रखा आपको, इक्वी डिस्टेंट कोर्ड्स आर, इक्वी डिस्टेंट कोर्ड्स आर इक्वल। इक्वी डिस्टेंट कोर्ड्स बराबर होंगी, अगर सेंटर से सेम दूरी पर होंगी तो बराबर होंगी। अगर कोई ज्यादा दूर चली गई तो छोटी होती चली जाएगी, ज्यादा पास आ गई तो बड़ी हो जाएगी। तो अगर ए बी और सी डी इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब आएगा मजा, अब आएगा ना मजा पीड़ू। चलो, मैं पहले ये बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन आप करके देख लो, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। एक बार करके देख लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये करके देखो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये भी करके देख लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उम्मीद है कर लिया होगा। ये भी करके देखो। अगला देखो क्या है, ये रहने दो, ये करके देखो पॉज कर करके। चलिए अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फिर दोबारा करके देखना, फिर तो मैं एक एक करके समझा ही दूंगा। देखो भाई, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है, मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस एक पॉइंट में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं? ये है ये पॉइंट, करके देखें। ये पास हो गई, 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 तो कितनी हो गई नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट? अगर ये पॉइंट है तो इनफाइनाइट। कितनी हो गई भाई? इनफाइनाइट। ओके जी, अब यहीं पर अगर मैं ये पूछूं, नंबर ऑफ लाइंस, हिंदी वाले इसको हिंदी में लाइन को समझते हो ना भैया, है ना, तो अननेसेसरी हम डिले नहीं करें। जहां पर मुझे जरूरी लगेगा मैं अपने आप बता दूंगा हिंदी में, ये चीज आप समझ लेना। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो मैं दो पॉइंट बना देता हूं। अब आप भी अपनी नोटबुक पर दो पॉइंट बना लो। और ये मत करना ये चालाकी कि भैया ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन खींच दो, ये एक लाइन है फिर ये एक लाइन है, फिर मैं भी एक ही जगह पर थप्पड़ मारूंगा 15-20 और बोलूंगा एक ही मारा है, बिल्कुल एक ही जगह मारा है। ये एक लाइन है, ऐसे अलग अलग होनी चाहिए लाइनें। बताओ कितनी लाइनें खींचेंगी? तो एक ही लाइन खींच सकती है अगर दो पॉइंट है तो, सिर्फ एक है। अब ऐसे मत करना कि ये एक और लाइन खींच गई, ये लाइन नहीं है, ये तो एक कर्व हो गया ना, है ना। हाँ जी, तो कितनी लाइन खींच सकती हैं भाई? अगर दो पॉइंट मैं आपको बोल दे दूं, दो पॉइंट बोल दूं तो ओनली वन लाइन। ठीक है सर, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया तीन पॉइंट अगर मैं आपको दे दूं, 3 पॉइंट्स, तो देखो ये मैंने एक पॉइंट दे दिया, ये मैंने एक पॉइंट दे दिया, ये मैंने एक पॉइंट दे दिया। बताओ नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि ऐसी लाइन जो तीनों पॉइंट से पास हो रही हो। ये मत बोलना कि एक तो यहां से हो गई एक यहां से होगी, अरे सर तीन, ना ना ना, ऐसी लाइन है जो तीनों पॉइंट से पास हो रही हो। ऐसी तो एक भी लाइन नहीं है, ऐसी तो एक भी लाइन नहीं है जो तीनों से पास हो रही हो। तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में हो गया जीरो लाइंस।
ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मैं इन पॉइंट्स को कोलिनियर बना दूं, कोलिनियर यानी कि समरेखीय, बिल्कुल सीधे एक लाइन के ऊपर, तो यहां पर हो जाएगी वन लाइन। ऐसे तो आप चाहे 4 पॉइंट को कोलिनियर बना दो, ठीक है, ऐसे तो चाहे आप 4 पॉइंट को कोलिनियर बना दो। तो यहां पर क्या था, यहां पर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, गैर समरेखीय पॉइंट। यहां पर क्या है, यहां पर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स है जो एक सीधी रेखा में है। तो एक सीधी रेखा में तो चाहे 20 पॉइंट रख दो, एक लाइन तो उनमें से पास हो ही जाएगी। लेकिन इतना हम श्योर है, एक से ज्यादा तो पास नहीं होगी। एट द मैक्स 2 पॉइंट से कितनी लाइन, एक लाइन पास हो सकती है। चलो 2 पॉइंट से तो एक्स एट द मैक्स क्या, 2 पॉइंट से तो एक लाइन पक्का पास हो जाएगी, लेकिन 3 पॉइंट से एट मैक्स तो एक पास होगी, एट मैक्स एक, अगर वो कोलिनियर हुए तो, अदरवाइज तो एक भी नहीं करेगी। तो मैंने आपको पॉइंट्स के बारे में समझाया यहाँ पे। अब मैं सेम चीज आपको सर्कल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक। चलो ऑलरेडी क्रिएटेड है। नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। ट्राई करना है एक बार, अपनी नोटबुक के ऊपर एक सर्कल बना लो और ट्राई करो इसमें से कितने सर्कल पास होंगे। एक बना दिया, एक और 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 बना दिया। कितने ही बनवा लो भाई, शाम तक बनाता रहूंगा मैं, कितने भी बनवा लो। एक पॉइंट से पता नहीं कितने ही सर्कल पास करवा लो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफाइनाइट सर्कल्स, अनगिनत सर्कल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं 2 पॉइंट कर दूं तो, अब ऐसे रट के उत्तर नहीं फेंकने मारना, फेंक के मारना जैसे लाइन के अंदर, लाइन में ऐसा था इसमें भी ऐसे होगा, दिमाग लगाना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स खुद बना के देखना है, नहीं तो एक सर्कल तुम्हारे दिमाग में से पास कर दूंगा। नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, बना के देखो। नोटबुक के ऊपर 2 पॉइंट बना लो, ये लो भाई, पास करके देखो कितने सर्कल पास हो सकते हैं इनमें से। हाँ, हो सकता है आप बहुत ही अच्छे सर्कल ना बना सको, बट आपको इतना तो पता है कि ये तो ऐसे पास तो हो ही गया यार, एक इधर से पास कर दिया मैंने। अब आपको लगे अरे 2 ही पास होंगे, क्यों भाई, ये लो, ये लो, ये लो। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा ये फील हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर्कल 2 ही पास होते हों और आप फ्लो फ्लो में आलू जैसे पता नहीं कितने ही सर्कल बना दोगे। तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, मान लो मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे कितने सर्कल हैं जिनके अंदर 3 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड हो सकती है। सपोज ये ए है, ये बी है, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने सर्कल हैं जिनके अंदर 3 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड हो सकती है। तो यार वो वाला सर्कल भी हो सकता है जिस सर्कल का डायमीटर ही 3 है, हाँ जी सर, या फिर थोड़ा सा बड़ा सर्कल भी हो सकता है, उसके अंदर भी देखो किसी भी सर्कल के अंदर कॉर्ड यहाँ पर बिल्कुल छोटी होती है, फिर थोड़ी बड़ी, 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 ऐसे। तो कभी ना कभी तो वक्त आएगा ना कि ये कॉर्ड 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि कॉर्ड बिल्कुल 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होके उसके डायमीटर जितनी लंबी तक जाती है। तो अगर कोई ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो 0 से स्टार्ट होकर तब तक की लंबाई तक की सारी कॉर्ड उसके अंदर मौजूद होती है, इनफाइनाइट कॉर्ड्स। तो कोई भी सर्कल बना लो उसमें कोई ना कॉर्ड तो होएगी 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इनके बीच का कोई फिक्स डिस्टेंस है, कोई भी 2 पॉइंट है, कोई तो फिक्स डिस्टेंस होगा, तो इतनी लंबाई की कॉर्ड कितने सर्कल में हो सकती है। सर लगभग हर एक ही सर्कल में इतनी लंबाई की कॉर्ड होएगी, अगर वो इतनी लंबी लाइन को अकोमोडेट कर सकता है तो देख लो बहुत सारे सर्कल पास हो जाएंगे।
छोटा होएगा तो ऐसे पास से पास हो जाएगा, बड़ा होएगा तो ऐसे दूर से पास हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास, कितने, 2 पॉइंट से कितने, इनफाइनाइट, अनगिनत। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। देखो, नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स से पास होने वाले सर्कल। अगर मैं यहां पर 3 पॉइंट बना दूं, कोई भी रैंडम 3 पॉइंट बना दिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर एक ट्रायंगल बन गई। तो एक ट्रायंगल के चारों तरफ से कितने सर्कल बन सकते हैं, ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं जो एक ट्रायंगल के इन तीनों पॉइंट को टच करके जाएं? एक ही सर्कल बन सकता है। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल का, सरकम सर्कल। तो आप कोई भी रैंडम 3 पॉइंट दोगे तो उनसे एक ट्रायंगल तो बनेगी ही बनेगी। हाँ जी सर, उनसे एक ट्रायंगल तो बनेगी। ठीक है, तो उस ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल है वो हो जाएगा जो उन तीनों से पास हो रहा है। हाँ जी सर, तो अगर आप कोई भी 3 पॉइंट दे दोगे तो उनसे एक सर्कल पास होएगा। अब इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं, कैसे, देखो, जब मैंने 1 पॉइंट दिया तो उसके अंदर से इनफाइनाइट लाइनें पास हो गई। हाँ जी सर, लेकिन जब मैंने 2 पॉइंट दिए तो मैंने लाइन को बांध दिया, एक फिक्स लाइन हो गई, फिक्स कर दिया मैंने लाइन को। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट हो जाते हैं ना, कि लाइन यहां से पास हो, यहां से पास हो, तो वो एक फिक्स लाइन हो जाती है। ऐसे ही एक सर्कल को बांधने के लिए कम से कम हमें 3 पॉइंट चाहिए। अगर 3 पॉइंट आपने लिख दिए तो वो एक यूनिक सर्कल बन जाएगा। 2 पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन होती है। यार इन पॉइंट से ये एक ही लाइन पास हो रही है और कोई लाइन पास ही नहीं हो रही। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, अरे बहुत है। तो ऐसे ही एक लाइन, एक यूनिक लाइन आपने खोजनी है तो 2 पॉइंट से पास होगी। 2 पॉइंट खोजो जिनसे वो पास हो रही है। लेकिन एक सर्कल खोजना है यूनिक, तो 3 पॉइंट खोजो वो जिनसे पास हो रहा है। ठीक है सर, ओके। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको ये बोला था कि कोई भी 3 पॉइंट बनाओगे तो उनसे एक ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल के चारों तरफ से तो एक सर्कल पक्का पास होता है और एक ही सर्कल पास होता है। ठीक है, तो अगर वो 3 पॉइंट ऐसे हों कि उनसे ट्रायंगल बने ही ना, सर ये कैसी बात है, 3 पॉइंट से तो पक्का ट्रायंगल बनेगी। सोचो, 3 पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं कि ट्रायंगल बने ही ना, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अरे भैया 3 पॉइंट जब ऊपर नीचे होते हैं, एक लाइन पर नहीं होते, तभी तो ट्रायंगल बनती है। अगर कोलिनियर बना दोगे तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, है भाई, है। ये नॉन कोलिनियर हैं। अगर नॉन कोलिनियर हैं, देयरफॉर मेकिंग ए ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, देयरफॉर नॉट मेकिंग ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रही इन 3 पॉइंट से, तो ऐसा कोई सर्कल भी नहीं होएगा जो इन तीनों पॉइंट से पास हो जाए। क्यों सर, ऐसा तो हो जाएगा, बना के देखो कैसे हो जाएगा। ऐसा सर्कल बना के देखो जो इन तीनों पॉइंट से पास हो जाए, इससे भी, इससे भी, ऐसे इतना गंदा सा ऐसा सर्कल अपने यहाँ तो नहीं मिलता। ऐसा सर्कल, ऐसा कोई सर्कल बनेगा ही नहीं जो इन तीनों से पास हो। ऐसा कोई सर्कल बनेगा ही नहीं जो तीनों से पास हो, है ना, नहीं बन पाएगा। तो अगर बंदे ने 3 कोलिनियर पॉइंट दे दिए या 4 कोलिनियर पॉइंट दे दिए, फिर सर्कल पास नहीं होएगा। तो अगर कोलिनियर है तो नॉट मेकिंग ट्रायंगल है, देयरफॉर नॉट मेकिंग ट्रायंगल। कैसे लिखूं, देयरफॉर 0 सर्कल्स, देयरफॉर 0 सर्कल्स। इनमें से कोई सर्कल पास ही नहीं होएगा इन तीनों पॉइंट से। ठीक है भाई, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सोचने लायक बातें हैं। मतलब ऐसे प्रूव करने की नहीं है, जिस तरीके से मैं प्रूव कर रहा हूँ ऐसे ही प्रूव होंगी। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा जोर लग रहा है आपका सोचने में तो आपको ही सोचना पड़ेगा। थोड़ा और सोचो, थोड़ा और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि यार अगर मैं 3 पॉइंट ले दूं तो उनमें से कितनी लाइनें पास होंगी। तो फिर निष्कर्ष ये निकला था कि 3 पॉइंट भैया ऐसे अलग अलग ले दिए जो एक लाइन के ऊपर लाई ही नहीं कर सकते, तो एक भी लाइन नहीं निकलेगी। लेकिन 3 पॉइंट ऐसे ले दिए
जो एक लाइन के ऊपर लाई कर सकते हैं, तो एट द मैक्स से एक लाइन निकल जाएगी। तो सेम कहानी यहां पर है। अगर मैं 4 पॉइंट ले दूं, देखो 3 पॉइंट चाहिए एक सर्कल को फिक्स करने के लिए। एक सर्कल को फिक्स करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट लिए, उनमें से एक यूनिक सर्कल पास होगा। कोई भी 3 पॉइंट लोगे, उनमें से एक ही सर्कल पास हो सकता है। हाँ, वो कोलिनियर ले दिए तो पास नहीं होएगा, ठीक है। अगर आपने 4 पॉइंट ले दिए, तो अगर ये 4 पॉइंट आपने, इनको बोलते हैं, अगर ये वैसे ले दिए, देखो लाइन के केस में हमने लिया था कि अगर ये 3 पॉइंट वो वाले हो गए जो कोलिनियर हैं, जो एक लाइन के ऊपर हैं, तो एक लाइन के ऊपर पॉइंट हो तो उनको बोलते हैं कोलिनियर, समरेखीय बिंदु। लेकिन अगर एक सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो इनको बोलते हैं कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक। आपने अगर ऐसे पॉइंट ले दिए जो एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर ये कॉनसाइक्लिक ले दिए तो एट मैक्स तो एक सर्कल पास हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। तो एक सर्कल पास हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। अगर आपने कोई भी रैंडम ऐसे 4 पॉइंट ले दिए, ये लो, इनमें से पास करके दिखाओ सर्कल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया कॉनसाइक्लिक नहीं है। दीज आर नॉन कॉनसाइक्लिक, गैर समवृत्तीय हैं, नॉन कॉनसाइक्लिक। इनमें से 0 सर्कल पासिंग, 0 सर्कल्स पासिंग इन चारों पॉइंट में से। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भैया 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट दे दिया, उनमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो भैया अगर वो कॉनसाइक्लिक निकले, समवृत्तीय निकले, तो एक सर्कल पास हो जाएगा, नहीं निकले तो नहीं होएगा। तो मैक्सिमम एक सर्कल पास हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। मैक्सिमम एक पास हो सकता है, वो एक भी तब पास होगा जब ये कॉनसाइक्लिक निकले। ये मैंने सारी थ्योरी करा दी, सिर्फ इस होप में कि आप ये क्वेश्चन करोगे। बताओ, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासिस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट। तो 2 फिक्स पॉइंट से कितने, इनफाइनाइट। इससे पहले थ्योरी करा चुका हूं, ठीक है। 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं भैया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, कितना ही पास करवा लो आप, ठीक। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, नहीं पूछे जाएंगे तो नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट, ए यूनिक सर्कल। तो एक यूनिक सर्कल के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। अगर आपको एक यूनिक लाइन चाहिए, मैंने बताया एक यूनिक रेखा चाहिए, तो 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपको एक यूनिक सर्कल चाहिए, एक सर्कल को फिक्स करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। यूनिक सर्कल कैन ऑलवेज बी ड्रॉन थ्रू 3 नंबर ऑफ गिवन नॉन कोलिनियर, और हाँ, वो नॉन कोलिनियर भी होने चाहिए। तो इसका उत्तर है जी 3, ठीक। आगे बढ़े। ए बी सी आर 3 पॉइंट सच दैट ए बी 9 है, बी सी 11 है एंड ए सी 20 है, ठीक। एक खास बात है यहाँ पर, आप अगर देखोगे ध्यान से, खास बात यह है कि 11 और 9 का समय भैया 20। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ए बी ये 9 है, और बी सी ये 11 है, और ए सी 20 है। और ये तभी होगा जब ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन पर है। अगर आपने गलती से ऐसे बना दिए कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 9 है, ये 11 है, तो भैया ये जो ये है, ये इन दोनों के सम से तो हमेशा छोटी होगी। ट्रायंगल की तीसरी साइड इन दोनों के सम से तो हमेशा छोटी होगी, डिफरेंस से बड़ी होती है सम से छोटी। तो 20 से तो हमेशा छोटी होगी, बट ये तो 20 के बराबर है, इसका मतलब ये एक लाइन के ऊपर है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, ट्रायंगल नहीं बन रही। ट्रायंगल नहीं बन रही तो इन तीनों पॉइंट से सर्कल पास नहीं होगा। ये बोल रहे हैं कितने सर्कल पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते भैया, नहीं हो सकते। अगर 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल बने तो उस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल उन तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रायंगल बननी जरूरी है, और कोलिनियर होंगे 3 पॉइंट तो ट्रायंगल बनेगी कैसे। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, थ्रू एनी गिवन सेट ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट से कितने सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं, कितने सर्कल
ड्रॉ करने पॉसिबल है। तो ये बोल रहा है एट मोस्ट वन सर्कल, ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल पास हो जाएगा। देखो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं हमें पता है, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट पास हो सकते हैं हमें पता है, 3 पॉइंट से अगर ये कोलिनियर नहीं है तो हमें पता है 3 पॉइंट से भी एट द मैक्स एक ही पास होगा, क्योंकि कोलिनियर हुए तो 0 पास होंगे, कोलिनियर नहीं हुए तो 1 पास हो जाएगा। ऐसे ही 4 पॉइंट की कहानी है कि अगर कनसाइक्लिक हुए, समवृत्तीय हुए तो 1 पास हो जाएगा, अगर समवृत्तीय नहीं हुए यानी कि ऐसे पॉइंट हुए जो कि एक वृत्त के ऊपर नहीं है तो फिर 1 भी पास नहीं होगा। तो एट मोस्ट वन सर्कल, एग्जैक्टली 1 नहीं, अगर पॉइंट ऐसे हुए तो ठीक है, एट मोस्ट एक सर्कल पास हो सकता है। थ्योरी हम कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। नाउ टेल मी दिस। अब ये 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरह के, थोड़े से मिसलेनियस से हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें, ठीक है। 3 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, 3 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है भाई। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अगर आप कितने भी सर्कल्स को ऐसे टच करवाओगे ना, किन्हीं भी 2 सर्कल को टच करवाओगे ऐसे मान लो, और उनके सेंटर को जोड़ोगे तो वो हमेशा इस पॉइंट से पास होंगे जहां पर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक। क्या इसको प्रूव किया जा सकता है? डेफिनेटली, बट जरूरत नहीं है, ठीक? ये ध्यान रखो क्या, कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उससे पास होगी, ठीक है जी, ओके जनाब। तो मान लो इस वाले सर्कल का रेडियस मैंने a मान लिया, तो यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a। इसका रेडियस मैंने b मान लिया, तो यहां से यहां तक b और यहां से यहां तक b। इसका रेडियस मैंने c मान लिया, यहां से यहां तक c और यहां से यहां तक c। अब उसने क्या बताया है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 5, 6 एंड 7, कि भैया इन 2 सर्कल्स के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो ये 5 है, मान लो ये 6 है, तो फिर ये 7 है, ये बोल रहा है वो, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 5, 6 और 7 है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिचुएशन समझ में आ गई? अब आप करोगे, मैं ये चाहता हूं कि आप करो, आप ट्राई करो, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन ही यूज कर लो यार, अगर आप ऑप्शंस को यूज करोगे तो होना क्या चाहिए, ये 6 क्या है, इन्हें भी 2 रेडियस को जोड़ा तो 6 आया, 2 रेडियस को जोड़ा तो 5 आया, 2 को जोड़ा तो 7 आया। देखो 3 और 2 5 आ गया, हाँ जी सर 5 आ गया, 4 और 3 7 आ गया, हाँ जी सर 7 आ गया, और 4 और 2 6 आ गया, हाँ जी सर 6 आ गया। तो बन गई बात। देखो अगर आप ऑप्शन ए को चूज कर रहे हो तो 2 और 3 5, 2 और 4 6, 4 और 3 7, 5 6 7 कैसे बने हैं, इन 2 सर्कल के रेडियस को जोड़ा तो 7, इन 2 को जोड़ा तो 5, इन 2 को जोड़ा तो 6। तो अगर ऐसे ही 2 2 के जोड़े बनाकर अगर 5 6 7 बन रहे हैं तो ये हो जाएंगे यहाँ पर सेट, यानी कि दिस इज द उत्तर। दूसरा तरीका मैं थोड़ी बताऊंगा यार, आपके सामने डायग्राम है, हद मचा रखे आपने। दूसरा तरीका ही मेरे से पूछ रहे हो। देखो a प्लस बी कितना है, 6। एलजेब्रा में कितनी बार की है ये सिचुएशन, b प्लस सी कितना है, 7। पहले कर चुके हैं ये सिचुएशन। a प्लस सी कितना है, 5। तो अगर आप टाइम एंड वर्क में भी ऐसी सिचुएशन हम कर चुके हैं, तो अगर आप इन सबको जोड़ दोगे, या तो इन सबको जोड़ दो, तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी का डबल आएगा, तो 7 और 5 12 और 6 18 का आधा 9, मैंने आधा कर दिया, ठीक है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, a और b की वैल्यू तो भैया 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए उसके बाद बस रिलैक्स हो जाया करो, क्यों, क्योंकि अब सब की आ जाएगी। c की वैल्यू 3 आ गई तो b की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 2, 3 और 2 5, और a की अगर 2 आ गई तो 2 और 4 6। तो 2 3 और 4 ये होने चाहिए, 2 3 और 4, फिर से ऑप्शन है, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये ट्राई करो।
ट्राई दिस। और ये तो सरकैट का क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन ले आए, ये ले आए वो ले आए, सिर्फ रिलेवेंट लाऊंगा, जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ थोड़ा सा, फिर इसको फिर से ट्राई करना। ठीक है, मान लो मेरे पास दो सर्कल हैं जो कि एक दूसरे से ऐसे दूर दूर हैं। ये इसका सेंटर है C1, ये इसका सेंटर है C2, ये इसका रेडियस है भैया R, और ये इसका रेडियस है भैया स्मॉल r। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होएगा, C1 C2 क्या होएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी ग्रेटर देन R प्लस R। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि भैया ये इसका रेडियस R, ये इसका रेडियस R, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो R प्लस R से तो ज़्यादा ही है, बीच में एक्स्ट्रा है। ठीक है, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस डिस्टेंस को D ले लूँ तो C1 C2 इज इक्वल टू R प्लस D। अब ये चीज़ रटने की जरूरत तो नहीं है ना आपको, कि अगर मान लो इसका रेडियस 10 है, इसका 5 है, इनके बीच में 3 का गैप है, तो 10 और 5 15 और 3 18। जस्ट समझ लो ये चीज़, और ना ही ये मैंने रट रखी, मैं आपको बताऊं, जस्ट अभी क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ, क्रिएट करके यानी कि ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट करके कंसेप्ट। ठीक है जी, मान लो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दिस इज C1, दिस इज C2, इसका रेडियस है कैपिटल R, इसका रेडियस है स्मॉल r। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि C1 C2 इज इक्वल टू R प्लस R? आप बोलोगे जी हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पहले दूर थे, अब मैं इनको पास ले आया, अब मैं इनको और पास लेकर आऊंगा, देखना ऐसे ले आया मैं इनको। ये है C1, ये है C2, ठीक है, ये है कैपिटल R और ये है स्मॉल r। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया है जी D। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगले पेज पे ले लेते हैं ना। देखो, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, वाइट से बना लेते हैं। ये इनके सेंटर्स हैं, ये है C1, ये है C2, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये भैया D। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सपोज स्मॉल r, और ये जो डिस्टेंस है ये है D। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मान लो मैं C1 C2 निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक R को लिया, ओके सर, फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे R को लिया, तो मुझे पता चला कि ये और ये लेने में ये D 2 बार काउंट हो गया, तो मैंने एक बार D को घटा दिया, तो मैंने एक बार D को घटा दिया। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास एक सिचुएशन है कि भैया एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 है, एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 7 है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस कितना है 10, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 7। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, कुछ भी मान लूँ मैं, मान लो 13 है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 13 है। तो आप क्या बोलोगे यार, अगर ये सर्कल एक दूसरे को, क्या इसी टाइप का क्वेश्चन है क्या अपना, इसने EF बता रखा है, तो मैं आपको ये पूरा 13 बताने के बजाय मैं EF बता देता हूँ। मान लो ये मैं बोल देता हूँ ये 5 है, ठीक है, लेट दिस बी C1, लेट दिस बी C2, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 10, मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7, है ना। तो ये 10 और ये 7, ये कितना होना चाहिए था, 10 + 7
ये 10 और ये 7, 17 होना चाहिए था। क्लियर है? तो लेकिन ये पूरा डिस्टेंस कितना होएगा, ये 10 और ये 7, ये 5 एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इस 5 को घटा देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे करना ठीक रहेगा। रुको एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा क्या। ए बी इसने बता ही यही रखा है, तो इसी तरीके से ए बी इसने बता दिया, रेडियस 20 बता दिया। इफ ईच ऑफ रेडियस 20 या फिर छोड़ो यार, इसको इग्नोर करो, मैं दूसरे सिंपल वे से बता रहा हूँ, इग्नोर इट। मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करते। अब ये मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगा थोड़ा, क्योंकि ये फिर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा ना। छोड़ो, अरे खुल जा भाई। ये लो, छोड़ो उसको, फॉरगेट दैट। मैं उसको वैसे भी डिलीट करवा दूंगा, क्या बोलते हैं, इस पीपीटी को मैं ख़त्म ही करवा दूंगा, पीछे जो मैंने लिखी डिलीट ही कर दूंगा, आपको मिलेगी ही नहीं। द क्वेश्चन मिलेगा, बिलो शोन आर 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 20 एंड सेंटर पी क्यू एंड आर। तो सेंटर पी क्यू और आर है। क्योंकि अगर ये बार बार रिपीटेटिव सिचुएशन होती ना तो मैं इस तरीके से करवाता, नहीं तो फायदा नहीं है, दूसरे सिंपल तरीके से हो रहा है। ए बी 5 है, ठीक है, ई एफ 12 है, ओके जी, और सी डी 10 है, ओके जी। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का पेरीमीटर क्या होगा, सोचो। देखो पी से लेकर ई तक कितना है डिस्टेंस, पी से लेकर ई तक डिस्टेंस है भैया 20, 20 ही बता रखा उसने। उसने हर एक का रेडियस 20 बता रखा। मान लो वो ये बता देता है एक का रेडियस 20 है, एक का 15 है, एक का 17 है, तो भी हम कर लेते। ठीक है, किसी एक का 20 मानते और वहां से स्टार्ट करते कहानी। ठीक है, ये 20 है और ये 12 है, तो ये हो जाएगा 8। हाँ जी सर। अब दूसरे वाले का ही 20 है ये रेडियस, ठीक है, तो 20 में से 12 गए 8, है ना। वो बस हमें क्या करना पड़ता है, 20 और 20 40 और 12 28, 40 माइनस 12 28, या 28 ही आ गया, तो उतना सोचने की भी जरूरत भी नहीं है। अब मैंने ध्यान दिया, तो अब उसने बोला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 है। आप बोलोगे जी हाँ ये 20 है, तो 20 माइनस 10 ये 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 20 है, रेडियस है ना, सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस बोल रहा हूँ मैं, तो ये भी 10 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पर तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो 20 में 5 गए 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, 20 में 5 गए 15, तो निकाल दो पेरीमीटर। तो 15 15 30 और 5 35, 12 और 8 20 और 8 28, 10 10 10 30, 93। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। In a circle of diameter 20 centimeter, chords AB and CD are parallel to each other। ठीक है जी, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, दो कोर्ड हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, AB एंड CD, एंड BC इज डायमीटर। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अगर पहले नहीं पड़ी तो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, और अगर आपको दोबारा बनाना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आम बात है, क्योंकि इसमें B है इसमें C है, पॉइंट यूज हो गए ना। पहले डायग्राम बनाना ईजी रहता है, अदरवाइज बच्चे ऐसे बना देंगे ABCD है, ये ABCD बना दिया, फिर हो सकता है जो BC है उसकी शक्ल डायमीटर जैसी ना दिखे, यहाँ पर तो फिर भी दिख रही है। तो अगर कभी भी सर्कल के अंदर वो डायमीटर बोले कि ये डायमीटर है, पहले वही बनाया करो कि ये ले भाई, तुम्हारी इच्छा करें हम पूरी, है ना, पहले डायमीटर बनाया करो। तो BC डायमीटर है, AB और CD पैरेलल है, तो अब मैं बनाऊंगा AB मैंने बना दी, और इसके पैरेलल CD बना देंगे, इसके पैरेलल CD बना देंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है जी। इफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये जो ए बी है अगर मैं यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींचूंगा, अगर परपेंडिकुलर खींचूंगा तो मिड पॉइंट पर जाएगी, इसी डिस्टेंस को बोल रहा है 6। किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कितना है वो पता लगेगा, उस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल मारो और देखो ये डिस्टेंस कितना है, इसको बोलते हैं एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस। तो अगर सेंटर का इस कोड से डिस्टेंस बोल रहा है एग्जामिनर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर मार के उसकी लंबाई बोल रहा है। ठीक है जी,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, तो सी डी की लंबाई बताओ। कर लोगे इजीली अगर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है सारी यूज कर ली तो। अगली हिंट दे रहा हूं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये इंफॉर्मेशन हमने कब यूज करी, ये तो यूज ही नहीं करी है। अच्छा, अगर दो लाइनें पैरेलल हों और एक लाइन ऐसे हो तो क्या होगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों सर, जेड तो बन रहा है, पैरेलल लाइनों का जेड बन रहा है भाई साहब, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ जी सर, और इस कॉर्ड की लंबाई निकालनी है तो भैया एटलीस्ट इसका सेंटर से परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, देखो ट्रायंगल ओ पी बी और ओ क्यू सी, 90 थीटा 90 थीटा, दो एंगल इक्वल हो गए तो ये तो सिमिलर निकली क्योंकि तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। और एक और बात, 90 के सामने जो ओ सी है, जो हाइपोटेन्यूज है इसका, और जो 90 के सामने इसका हाइपोटेन्यूज है वो तो इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो सिमिलर तो ये है ही हैं और इक्वल भी हैं जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट निकली, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है और ये 6 है तो ये भी 6 है। हाँ जी सर, यानी कि दोनों कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे देखते हैं, कुछ तो दिया होगा उसने, डायमीटर दिया है 20, अगर डायमीटर 20 है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा सर 10, 6 8 और 10, 8 और 8 16। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। हिंट दूं इस क्वेश्चन में, चलो पहले आप ट्राई करो उसके बाद डायग्राम बनाकर बताऊंगा, ये ना हो कि डायग्राम ही गलत बना रहे हो। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है जी, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनके रेडियाई हैं 26 और 16। ठीक है, कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट सी, बड़े वाले सर्कल की एक कोड है ए बी जो कि छोटे वाले सर्कल को सी पर टेंजेंट है। ठीक, एंड ए डी इज डायमीटर, और ए डी डायमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, तो सी डी की लंबाई क्या होगी। ठीक है जी, देखते हैं, निकाल लेंगे सी डी की लंबाई, बताओ क्या कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन है ना, थोड़े से कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे हमें, कॉम्प्लिकेटेड है भी। नंबर 1 आपको ये ध्यान होना चाहिए क्या, कि मान लो ये कोड है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं कि भैया मैं यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप कर लूँ। अब ध्यान से देखना, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ये जो ओ है ये तो मिड पॉइंट है एडी का। अच्छा जी, ये मिड पॉइंट है, ओके, और क्या कर सकते हैं सोचो। चलो अगली हिंट दे रहा हूँ, इस ओ सी के, या फिर एक काम करो, एक लाइन बनेगी सेमी सर्कल के अंदर, बड़े वाले सर्कल में, ये डायमीटर है ना, सेमी सर्कल के अंदर एक लाइन बनेगी, ये भी 90 डिग्री की होगी। क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर भी बनाते हैं, आगे हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को। ठीक है सर, ओके, ये भी 90 है। अब अगर मैं एक बार सी डी को मिटे दूं, वैसे सी डी हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी में अगर मुझे डी भी मिल जाए, मुझे बी सी मिल जाए, तो मुझे सी डी भी मिल जाएगी। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद करो इसको। तो भाई अगर लाइन ओ सी जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, लाइन डी बी भी इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। हाँ जी सर, तो ट्रायंगल ए बी डी में बेस के पैरेलल एक लाइन हो गई। हाँ जी सर, तो कुछ कर सकते हैं क्या, बेस के पैरेलल लाइन आ गई। तो अगर ओ मिड पॉइंट है, क्योंकि ओ सेंटर है ना, पूरा एडी डायमीटर है, तो फिर ये भी मिड पॉइंट होएगा, और ये तो वैसे ही मिड पॉइंट था ही क्योंकि सेंटर से हमने 90 डिग्री बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर आप यूज़ करोगे, तो एक बार वैल्यूज उठा लाते हैं। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे बी सी और बी डी निकालूंगा ताकि पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं सी डी निकाल पाऊँ। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है जी 26, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 26, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 26। छोटे वाले का रेडियस है जी 16, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 16, तो बिकॉज ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये 16 है तो ये हो जाएगा 32।
एक बड़ी ट्रायंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर बनी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और उससे हाफ होती है, इसके हाफ है वो 32। ठीक है जी। अब मुझे निकालना है बी सी। तो भाई बिकॉज सी मिड पॉइंट है, अगर मैं ए सी निकाल दूँ तो बी सी भी आ जाएगा, तो ए सी निकालो। वैसे भी घर में आ गई, ए सी निकालने पड़ेंगे, तो मैं इनको 2 से काट रहा हूँ भाई। ठीक है, 2 8 16, 2 13, 13 का स्क्वायर है 169, 8 का स्क्वायर है 64, ये हो जाएगा 105, यानी कि अंडर रूट 105। और 2 से मैंने काट दिया था, तो उस 2 से मैं गुणा भी कर रहा हूँ। ये अगर 2 इंटू अंडर रूट 105 है, तो ये भी 2 इंटू अंडर रूट 105 हो जाएगा। हाँ जी सर। अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट। आगे तो आप निकाल ही दोगे। सी डी की लंबाई सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 105, तो 420 प्लस इसका स्क्वायर 1024 होता है। ये हो जाएगा भाई 1444, जो कि 38 का स्क्वायर होता है। बार बार यूज कर करके भी याद हो जाते हैं ऐसे, नहीं तो आप निकाल ही लेते इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, नहीं तो हम निकाल लेंगे, याद नहीं होगा तो। 30 तक याद करने हैं नफ है, 50 तक वालों पर आप नज़र मार सकते हो, कभी 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 लिख लिए। ठीक है, कंपलसरी 30 तक स्क्वायर याद करना। ठीक, आगे बढ़ जाए। कितने क्वेश्चन है इस कंसेप्ट में? हाउ मेनी क्वेश्चन आज? 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद सारे HW है, अगला कंसेप्ट हो जाएगा फिर, है ना। चलो देखो, इन दी फिगर द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। AB एंड MN आर 2 डायमीटर्स। AB और MN ये दोनों डायमीटर है, तो जहां से 2 डायमीटर पास हो रहे हैं वो तो एक सेंटर ही होएगा। क्यों सर? क्योंकि भैया डायमीटर जो है, ये डायमीटर पक्का सेंटर से पास होगा, ये डायमीटर भी पक्का सेंटर से पास होगा, तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर होगा। ठीक है, तो AB एंड MN आर 2 डायमीटर सच दैट MN इज परपेंडिकुलर टू AB। ये सेंटर से पास हो रहे हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। इन एडिशन CG इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो CG है ये AB के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 डिग्री के एंगल हो गए। ठीक है जी। सच दैट उसने कुछ बताया है, देखेंगे। DF इज परपेंडिकुलर टू MN, और ये जो DF है ये इस MN के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भी 90 डिग्री के एंगल हो गए। तो 3 एंगल अगर ये 90 के हो गए तो ये भी 90 का हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इतना हमने प्रूव कर लिया। ओके, अब उसने हमें ये ऐसा बताया है कि AE इज टू EB इज 1:2। AE इज टू EB इज 1:2, और AB जो है वो डायमीटर है, AB डायमीटर है। तो पूरे डायमीटर की लंबाई क्या क्या हो जाएगी? अगर ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो 2 और 1 3 यूनिट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि डायमीटर की लंबाई ओड हो, फिर रेडियस फ्रैक्शन में आएगा। डबल कर लो रेशियो को, 2:4 कर लो। ओके, अगर AE की लंबाई 2 है, पूरे डायमीटर की लंबाई कितनी है सर? 4 और 6, रेशियो में ही बोल रहा हूँ, रेशियो में ही, एग्जैक्ट नहीं सर। 4 और 2 6 है। अच्छा जी, 6 है, तो 6 का आधा 3 होएगा, तो रेडियस की लंबाई 3 होएगी, तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 और 1 3, और इस पॉइंट से आगे 3। उसने सर्कल का डायमीटर कितना बता रखा है? द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 3 है तो यहाँ पर तो डायमीटर 6 ले रखा है, यानी कि रियल चीज़ें इनसे हाफ है। रियल चीज़ें क्या है भाई? इनसे हाफ है। यहाँ पर डायमीटर 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे हाफ करना पड़ेगा भाई। कर लेते हैं, और क्या ही करें। इस 2 का मतलब हमने तो मुश्किल से डबल किया था, इस भाई ने हाफ करवा दिया। अब की बार डबल करना रहने देंगे, और तो क्या ही है, बेशरम है। चलो आगे देखते हैं। NL इज टू LM का रेशियो 1:2, तो NL इज टू LM, ये भी डायमीटर है, इसका रेशियो 1:2। तो इस पूरे डायमीटर की लंबाई कितनी है? 3, और रियल में पूरे डायमीटर की लंबाई कितनी है? 3। तो ये रियल वैल्यूज ही हैं, मैं इनको डबल नहीं कर रहा। ठीक है, तो NL की वैल्यू है जी 1, तो NO की वैल्यू कितनी है? ये तो रेडियस है NO, पूरा डायमीटर अगर 3 है तो ये 1 है, तो ये हो जाएगी 0.5, और इससे आगे हो जाएगी 1.5। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ DH,
बताओ डी एच की लंबाई कितनी होगी। 2 1 3 को तो काट ही देता हूँ, इनका तो क्या मतलब ही क्या है। बताओ कैसे बताओगे, डी एच की लंबाई कैसे निकालूं, मुझे पता है ये 90 डिग्री का है। अगर मैं ये बना दूं तो ये तो देखो ये 0.5 ये 0.5 90 90 90, तो ये तो मेरे पास है डी, तो लेकिन क्या ये है, ये तो नहीं है। कहाँ पर बनाऊं फिर, राइट एंगल ट्रायंगल जनरली कहाँ पर बना के फायदा होता है, सर्कल के अंदर। सेंटर से अगर खींचेंगे तो उसका रेडियस पता होता है ना, रेडियस यूज हो जाती है, रेडियस की लंबाई। तो डी से लेकर ओ तक रेडियस की लंबाई है 1.5, ये है 0.5 और इसकी लंबाई भी 0.5 है। क्यों सर, बिकॉज ये 90 90 डिग्री हो गया और ये स्क्वायर बन गया है, यही 0.5 यही 0.5, ठीक है सर। तो देखो ये 2 साइडें पता है, तीसरी साइड तो पता लगी जाएगी ना, ठीक है। ये है 1.5, ये है डी ओ और ये है ओ एल, ये है 0.5, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, वैसे लिखने का क्या ही फायदा, मैं सोच रहा था डबल कर दूं बट ऐसे ही कर लेते हैं। डी एल का स्क्वायर क्या होगा भाई, डी एल को ही ले लेते हैं, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, 15 का स्क्वायर 2.25, या फिर फ्रैक्शन में ही ले लें। ये 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर 9/4 और इसे 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 9 - 1 8/4 यानी कि 2, यानी कि अंडर रूट 2। अगर डी एल की लंबाई अंडर रूट 2 है तो ये क्या हो जाएगा डी एच, तो डी एच हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1/2 यानी कि 2√2 - 1/2, ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़े, ये बताओ, यहाँ पर आप दिमाग लगाओ फिर मैं जल्दी ही बता दूंगा ये आपको। इसमें सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि, हिंट दे देता हूँ, कहीं ना कहीं पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। लेकिन चैलेंज ये है कि उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें ये जो स्क्वायर की साइड दे रखी है 6, इसको भी यूज़ करना है और इस सर्कल का रेडियस निकालना है। उस सर्कल का जो रेडियस है वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और वो आ जाए। सोचो सोचो, कहाँ पर बनाऊं। अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा, देखो मैं वैसे ही आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता। ये मत बोल देना डायगोनल का हाफ, डायगोनल ये है, डायगोनल ही दे के मारूंगा सिर में सीधा ये उठा के। यहाँ पे तो ये सी क्यों पता नहीं चलेगा, जहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा वहाँ पर कैसे लगाएंगे, कैसे बनाएंगे हम ट्रायंगल। अगर मैं सी से, बिकॉज ये पी एम एक कोर्ड है, हाँ जी सर पी एम एक कोर्ड है, सी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, यानी कि ये भी 3 ये भी 3, ठीक है सर। तो सपोज ये क्यू है, तो ठीक है सर, तो सी क्यू की लंबाई निकाल सकता हूँ क्या, नहीं पता नहीं, सोचो सी पी की लंबाई क्या होगी, सी पी तो सर्कल का रेडियस है जो कि मैंने आर मान लिया, तो किसी तरीके से सी क्यू की लंबाई निकाल सकता हूँ क्या। अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो लेट दिस बी आर, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया भाई साहब 6, और सी से लेकर आर तक हो गया ये आर, सर्कल का रेडियस, हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - आर। तो देखो तीनों साइड आर की फॉर्म में आ गई ना, और इस 6 को भी यूज कर लिया, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर लगा दो। इट इम्प्लाइज दैट 12r इज इक्वल टू 45, r इज इक्वल टू 45/12, बोले तो 12 × 3 = 36, 9/12 यानी कि 3/4, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये और बता दो भाई, देखो अब जनरली आपको कई बुक्स के अंदर कई जगह पर ये चीज़ रटने को मिल जाएगी कि भाई इस चीज़ को रट लो, लेकिन रटना नहीं है अननेसेसरीली फालतू के रिजल्ट्स को। देखो 2 chords of a circle 2a and 2b of a circle, अच्छा 2 chords of length 2a and 2b of a circle are perpendicular to each other, ठीक है भाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
ये सपोज सेंटर हो गया। एट ए पॉइंट दे मीट, जहां पर ये मिलती है वहां पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सी है, ठीक है जी। सी इज लेस देन रेडियस, तो देखो सेंटर से यहां से लेकर यहां तक है रेडियस, तो उससे तो छोटा ही है, ठीक है। तो सर ये बड़ा कब होएगा? अगर कोई गंदा बच्चा ऐसे कॉर्ड बना दे तो ये बाहर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा। तो वो इसको रोक रहे हैं कि भैया सर्कल से बाहर मत इंटरसेक्ट करवा देना, ठीक है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस क्या, तो उसने क्या क्या दिया है, कॉर्ड की लंबाई दी है, उसको यूज करते हैं। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, वो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, हाँ जी सर। तो कॉर्ड की लंबाई है 2a, तो इससे उधर a, उससे उधर a। मैं उस तरफ बनाऊंगा अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, तो क्यों बना तो मैं इधर भी सकता हूँ, लेकिन घचपच हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी सर, अभी भूख नहीं लगी है, ठीक है। उस तरफ बनाऊंगा, ओके सर। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो इसकी लंबाई है 2b, तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, b इधर b इधर, तो उस तरफ बना लूंगा अगर मैं जरूरत पड़ी तो, ठीक। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है, तो रेडियस को कुछ ना कुछ मान लूँ ताकि मैं निकाल पाऊँ। तो इसको मैंने मान लिया r, इसको मैंने मान लिया r रेडियस। अब r की वैल्यू निकालनी है ABC के टर्म में, सोचो गाइज, सोचो। हिंट दे देता हूं, अगर मैं OB को x मान लूं और OD को y मान लूं, देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इस y के सामने y होगा, x के सामने x होगा, मैं x और y के टर्म में c को निकाल पाऊंगा। वैसे c को कैसे इन्वॉल्व करोगे, तभी तो करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बना बैठा। अब सोचो अब क्या कर सकता हूँ, एक बार चलो x की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस ट्रायंगल के अंदर OED के अंदर। ऊपर वाला निकाला है ट्रायंगल OBC के अंदर, ठीक है। और मुझे पता है कि ट्रायंगल ABO के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ऊपर से कर दूं, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी r की, आर स्क्वायर की। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए, यही क्वेश्चन ऐसे दे दें लोग, ऐसे पता नहीं क्यों दे देते हैं वो। अगर ऐसा होगा तो वहां पर रेडियस इतना होता है, ऐसे निकाल लेना, ऐसे क्यों निकाल लेना, हम ऐसे करके निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे फिर कितने रिजल्ट रटेंगे हम कि सर एक रिजल्ट से क्या होता है, ऐसे ऐसे 1000 रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे 1000 सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। पेरेंट्स ने आपको ऐसे ऐसे सिखाया ना कि बेटा ऐसे खाना खाना है, ऐसे तो नहीं बताया, एक ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे मतलब बेसिक प्रोसेस बता दिया, फिर कैसे भी कर लो उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो भैया कुछ HW आपके सामने, इनके उत्तर मार्क कर दूंगा। B नेक्स्ट, पॉज करके कर लेना ट्राई। नेक्स्ट, 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 दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। तो अभी इस लेक्चर के अंदर 1.25 ही हुआ है, मैं 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा अगले लेक्चर के। उसके बाद आपको एक मेंटल टेस्ट दूंगा। मेंटल टेस्ट में क्या करना है आपने, ज्योमेट्री है तो डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे, ये नहीं है कि बिना ये डायग्राम बनाए आप मेंटली कर दोगे। तो मेंटल टेस्ट का मतलब है कि डायग्राम तो बनाना, बट लाइक उसी डायग्राम पे लिख विख के आप वहाँ पर कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें फिर, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा 5 मिनट मूड हो गया आना है, रेस्ट लेना, वो ले सकते हो आप। अगर हैवी लग रहा है, बहुत सारे मैंने HW दे दिए तो, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है जी, अब तक हम कर रहे थे कि सर्कल्स के अंदर कोड की लेंथ के रिगार्डिंग क्वेश्चन, अब हम करेंगे कोड की एंगल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन। कोड कैसे कैसे एंगल बनाती है, उनके कैसे कैसे कंसेप्ट है। चलिए, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड और आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये दो ही है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास एक सर्कल है, इसकी ये कोड है, ये कोड ए बी, इस ए बी को मैं कोड बोल रहा हूं, या फिर आप ये बोल सकते हो ये वाला आर्क है जो ए बी, ये सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। इन्होंने सेंटर पर जो एंगल बनाया है ये है एंगल ए ओ बी। आप ऐसे बोल लो कोड ए बी ने बनाया है, जीवा ए बी ने बनाया है, या आर्क ए बी ने बनाया है, यानी कि चाप ए बी ने बनाया है। बात एक ही है, ये दोनों ही बना रहे हैं। या तो इस कोड का नाम ले दो या इस आर्क का नाम ले दो। तो ये सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं वो डबल है जो एंगल ये सर्कमफ्रेंस पर बनाएंगे उसका, ठीक है। यानी कि अगर एंगल ए पी बी की वैल्यू थीटा है तो इसकी वैल्यू 2 थीटा होगी। कोई भी कोड या आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो डबल है जो वो सर्कमफ्रेंस पर बना रहा है उसका, ये है। और ये चाहे कैसे भी हो, अगर आप इस सेम कोड से मान लो ये सेंटर पर ऐसे एंगल बना रहा है, चाहे आप यहां पर सर्कमफ्रेंस पर एंगल बना लो, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं बट उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, इतनी ज्यादा बार यूज होता है, ठीक। क्लियर है भैया? सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा उससे डबल बनेगा यहां पर, ठीक है सर। तो सेंटर पर 2 थीटा बन रहा है इस आर्क के द्वारा। अगर इस आर्क ने यहां पर बनाया तो सर सेंटर पर तो 2 थीटा बन रहा है, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर भी उसका हाफ बनेगा। यानी कि सेम आर्क सर्कमफ्रेंस पर अगर अलग अलग जगह एंगल बनाएगी ना वो भी सेम बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी सेंटर का हाफ होगा, ये एंगल भी सेंटर का हाफ, सेंटर पर बने एंगल का हाफ होगा। ये जो एंगल बनाया है ये भी सेंटर पर बने एंगल का हाफ होगा। ये बाद में करेंगे ये वाला कंसेप्ट, हालांकि मैंने साथ में कवर कर दिया। ये है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल बनता है जो सर्कमफ्रेंस पर बने उससे। ओके, नेक्स्ट, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज राइट एंगल। अब इसी का सब केस है ये। इसी का सब केस कैसे है सर? देखो, ये जो डायमीटर है, डायमीटर पर जो एंगल बनता है वो कैसे बना है? वो भैया कैसे बना है? देखो, इसने ऐसे सेंटर पर एंगल बनाया ये 2 थीटा, फिर उसका हाफ बन गया ऊपर। एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर मैं इसको एक और तरीके से आपको दिखाऊं इसी को, कि सेंटर पर एंगल का जो मुंह खुला है वो डबल खुलता है जो सर्कमफ्रेंस पर मुंह खुला है उसका। अगर आप ऐसे 2 पॉइंट ले लोगे और इनसे ऐसे देखोगे कि यहां से ऐसे एंगल बना लोगे सर्कमफ्रेंस पर, यहां पर जितना मुंह खुला है उससे डबल मुंह इसका खुलेगा। तो ऐसे ही मैंने 2 पॉइंट ले लिए, तो यहां पर मुंह खुला हुआ है 180 डिग्री, यहां पर मुंह कितना खुला हुआ होगा? यहां पर मुंह खुला हुआ होगा इसका हाफ 90 डिग्री, यहां पर मुंह खुला हुआ होगा इसका हाफ 90 डिग्री। इसी का एक सब रिजल्ट है, ये अलग से रिजल्ट नहीं है, इसी का एक केस है, ठीक है। ये याद रखोगे, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, ठीक है। एंगल्स सबटेंडेड बाय ए कोड और आर्क ऑन सर्कमफ्रेंस ऑन सेम साइड आर इक्वल। इसका क्या मतलब है? एक बार मैं सारी चीजें लिख ही लेता हूँ यहाँ पर, इतनी है ना, एक एक करके बताता हूँ। देखो, ये बोल रहा है कि मान लो अपने पास ये एक कोड है एक आर्क है, अगर सेम साइड पर आप एंगल बनाने लगोगे तो ये सारे इक्वल होंगे, ये सारे इक्वल होंगे। वो तो सिंपल सी बात है। क्यों? कि मान लो ये सेंटर है, तो अगर सेंटर पर बना एंगल 2 थीटा है, सेंटर पर बना एंगल 2 थीटा है, तो इससे हाफ ये होएगा, इस 2 थीटा से हाफ ये होएगा, इस 2 थीटा से हाफ ये होएगा, है ना। सबको इसका हाफ होना पड़ेगा, तो सबको इसका हाफ होना पड़ेगा, तो भैया सबको इक्वल होना पड़ेगा, सेम चीज के हाफ है। तो यानी कि एक कोड सर्कमफ्रेंस पर जो भी एंगल बनाएगी वो सारे इक्वल होंगे, वो सारे इक्वल होंगे। ओके, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल। इक्वल कोड इक्वल एंगल बनाती हैं, इस पॉइंट को भी देखते हैं। देखो देखो भाई, मान लो ये एक कोड है और ये एक और कोड है, ठीक है सर। इसको मैं कॉमन सेंस से बताऊं एक बार, देखो,
ये कोड जो है अगर ये सर्कल के बिल्कुल पास होएगी तो सेंटर पर बहुत बड़ा एंगल बना देगी, अगर दूर हुई तो सेंटर पर छोटा एंगल बना देगी, है ना। तो जितनी दूर होगी एंगल उतना छोटा बनाती चली जाएगी, जितनी पास होगी एंगल उतना बड़ा बनाएगी। तो अगर दो कोड बराबर बना रही है एंगल तो इसका मतलब वो सेंटर से बराबर दूर होंगी, और अगर वो बराबर दूर हैं तो बराबर दूर वाली तो इक्वल होती है, तो वो इक्वल होंगी, यानी कि सेम साइज की कोड होंगी तभी सेम एंगल बना रही है। ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। तो मान लो ये दोनों कोड इक्वल हैं भैया, ए बी और सी डी, तो ये सेम एंगल बनाएंगी। मैं सेंटर पर बनवाऊँ या सेंटर पर ही बनवा देता हूँ, ईजी रहेगा। सेंटर पर इक्वल बन गया तो ये सरकमफ्रेंस पर तो उस सेंटर वाले का आधा बनाएंगे, वो तो इक्वल हो ही जाएगा। देखो दो कोड हैं जहां पर मैंने बोला ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। ओके, अब देखो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, हाँ जी सर, एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये चारों तो रेडियस है, हाँ जी सर। तो ये दोनों तो आइसोस्केलस ट्रायंगल निकली, और ओ डी और ओ सी, ओ ए और ओ बी इक्वल निकले, और थर्ड साइड भी इक्वल निकली। तो ये तो साइड साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यहाँ पर ये जो भी एंगल बनाएंगे उसका आधा सरकमफ्रेंस पर बनाएगी, तो ये दोनों सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होंगे। सिंपल। नेक्स्ट, इफ ए लाइन सबटेंड सेम एंगल एट मैनी पॉइंट्स देन द पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। कई बार एग्जामिनर क्या होगा, देखो मैं आपको ऐसे करवाऊँ कि मान लो अपने पास ये सर्कल है, और मैं आपको ये बोलूँ यहाँ पर एक लाइन है, इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया है, इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया है, इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया है, तो आप बोलोगे कि सर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है ना। अब मैं ऐसे दे दूं इसी फिगर को तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा ना। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एक ही सर्कल के ऊपर बने हुए पॉइंट हैं। तो वो करता क्या है, अगर मुझे एक ही लाइन ने ऐसे सेम एंगल बना रखा है ऐसे, तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट जो इस लाइन के एंड पॉइंट हैं और ये सारे पॉइंट ये कनसाइक्लिक हैं, यानी कि ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। बस एग्जामिनर ने किया क्या है, एग्जामिनर ने वो सर्कल गायब कर दिया, अदरवाइज ये डायग्राम ऐसा था। ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये मत सोचना कि ये वाला भी ट्रू है। अगर यहां पर है ए बी, ये यहां पर बना रही है 2 थीटा और यहां पर बना रही है थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा इसका मतलब एक सर्कल है जो ऐसे पास हो रहा है और ये वाला सेंटर है ना। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये क्यों नहीं हो सकता क्या नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा, बट मैंने मोटा मोटा आपकी नज़र में ला दिया, ये वाला ट्रू नहीं है, सिर्फ ये वाला ट्रू है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं देगा ट्रू नहीं है तो, बट लोग बना देते हैं, वो मार्केट में घूमते रहते हैं, हम अपना क्यों टाइम वेस्ट करें। बस नज़र में ला दिया मैंने आपके। लोग है ना पता नहीं मतलब पूरी रिसर्च किए बिना ही पढ़ाना लग जाते हैं। देखो गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, बट फिर भी एक बेसिक रिसर्च तो करनी बनती है ना भाई चीज़ें पढ़ाने से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, फालतू की बात तो मैं क्यों घुसे। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कौन सी होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक चक्रीय जो चक्कर के ऊपर है, यानी कि जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर हो, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 होता है इसमें, यानी कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ओके सर। एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। किस चीज की बात कर रहा हूं, इस चीज की बात कर रहा हूं कि मान लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर ये थीटा है तो इसके इंटीरियर जो एंगल है उसके ऑपोजिट एंगल इसके बराबर होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, पहले मैं ये प्रूव करता हूं। ठीक है, देखो मान लो ये अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक,
ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कहाँ से प्रूव करूँ? प्रूव करने लायक बना दूँ एक बार ताकि आपको अच्छा फील हो। ये सेंटर मान लेते हैं और ऐसे बना लेते हैं ना, ये लो। तो देखो मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है भाई साहब, क्या बोलते हैं, एंगल ए। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं इसको 2A मान लेते हैं। ये एंगल मैंने मान लिया 2A, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो सेंटर पर बना एंगल जो भी है सरकमफ्रेंस पर उससे हाफ बनेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके। और यहाँ पर जो एंगल बना है वो मैंने मान लिया 2B। तो अगर यहाँ पर 2B बना है तो यहाँ पर बनेगा 2B का हाफ B। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि अब तक तो आदत ऐसी थी, अब ये उसका उल्टा हो गया बस। जस्ट सेम चीज़ ऐसे समझ लो। तो हमें पता है एंगल अराउंड ए पॉइंट 360 होते हैं, यानी कि 2A प्लस 2B इजिकल टू 360। ये तो हमें पता है। अगर मैं 2 से भाग कर दूँ तो A प्लस बी इजिकल टू 180 दिख रहा है। तो देखो A प्लस बी इजिकल टू 180, सिंपल, क्लियर है। तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 मैंने प्रूव कर दिया। हाँ जी सर। तो अगर ये 180 है ऑपोजिट एंगल का सम, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला तो फिर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इनका सम भी 180 होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इसके साथ मिलकर भी 180 बनाता है और ये इसके साथ भी मिलकर 180 बनाता है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, क्लियर है। तो अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ ना, ये धड़ाधड़ याद होंगे। याद क्या, ये धड़ाधड़ यूज होंगे लगातार, गदागद गदागद। आपको समझ नहीं आएगा कब कौन सा रूल यूज हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठे करवा रहा हूँ, इनके ऊपर फिर क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। आपको मेंटल टेस्ट दूंगा, बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है भैया एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग कोड्स। इंटरसेक्टिंग कोड्स के बीच में एंगल। ठीक है, देखो दो कोड्स एक सर्कल की या तो अंदर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या फिर एक सर्कल की दो कोड हैं वो बाहर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। उनको एक्सटेंड करने पर, कोड तो यहीं तक खत्म हो जाती है, उनको बढ़ाने पर या तो वो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी या बाहर करेंगी, अदरवाइज वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा ये। तो भाई मैं इसको रंगीन में बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो तो यहाँ पर मैं केस लूंगा वो वाला जब दोनों कोड अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ भाई साहब काली वाली कोड, ये कोड ले लेते हैं ए बी। और एक मैं ले लेता हूँ, कौन सी कोड लूँ, ये डार्क ब्लू वाली या ग्रीन वाली ले लेता हूँ, ये ले लो सी डी। ठीक है, एंड सपोज यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हुआ चलूंगा। मैं एक बार एक कोड का एक सिरा पकड़ूंगा और दूसरी कोड का कोई भी एक सिरा पकड़ूंगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक वाली का सिरा पकड़ लिया ये, और एक ग्रीन वाली का एक सिरा पकड़ लिया। दो कोड है ना, एक कोड का एक एंड और दूसरी कोड का एक एंड पकड़ के मैंने सेंटर के ऊपर एंगल बनवा दिया इनसे। ठीक है, और फिर जो बाकी एंड बच गए, अब ये दो एंड बच गए, देखो एक हरी कोड है एक काली कोड है। तो मैंने काली कोड का एक एंड पकड़ा, हरी कोड का एक एंड पकड़ा। अब मैंने काली कोड का एक एंड पकड़ा और हरी कोड का एक एंड पकड़ा। तो यहां पर जो मैंने एंगल बनवाया इनसे, सपोज ये बन गया भैया अल्फा, तो और ये एंगल बन गया भाई साहब बीटा। तो ये दोनों कोड जहां पर इंटरसेक्ट करी हैं काली और हरी वाली, इसको मैंने मान लिया पॉइंट पी। तो यहां पर आपको कौन कौन से एंगल पता चले हैं, मैंने आपको बताया है कि एंगल ए ओ डी अल्फा है, और मैंने आपको बताया है एंगल बी ओ सी बीटा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कौन सा एंगल पता चलेगा, आपको पता चलेगा इस ओ की जगह जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लगा दो पी, ए पी डी। एंगल ए पी डी आपको पता लग जाएगा अभी इजीली, ए पी डी या फिर बी पी सी, ये दोनों एंगल इक्वल ही मिलेंगे। क्या बोल रहे हो सर, देख लो ए पी डी और बी पी सी, ये एंगल होंगे इन दोनों के सम का हाफ, इन दोनों के सम का हाफ।
ठीक है, क्यों होंगे कैसे होंगे बताऊंगा, पहले एक बार पूरा कंसेप्ट कर लेते हैं। अब मैं एक काम करूंगा, मैं बाहर वाली कोड्स लूंगा। जो बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, एक कोड मैंने ले ली काली और एक कोड मैंने ले ली हरी। इनको एक्सटेंड करने पर ये बाहर जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो मैंने काली को भी एक्सटेंड कर दिया और मैंने हरी को भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये हरी का एक एंड पॉइंट है, हरी का एक एंड पॉइंट है, और ये काली का एक एंड पॉइंट है। कोड का कोड तो यही है ना भाई। ठीक है, एक है ए बी और एक है सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पर। ठीक है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं दोनों कोड, हमें वहां पर एक एंगल का पता होता है। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, ये सेंटर है, यहाँ पर मैंने काली कोड का एक एंड लिया। यहाँ पर तो क्या ही कर सकते हैं, काली कोड का ये एंड और हरी कोड का ये वाला एंड। ठीक है जी, फिर मैंने हरी कोड का एक एंड लिया और काली कोड का एक एंड लिया। ये मैं कहानी पता क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में ये देखकर याद आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बना दैट इज अल्फा, और यहाँ पर जो एंगल बना दैट इज बीटा। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी हाफ ऑफ इनका डिफरेंस। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं कहानी बताता हूँ आपको। देखो हुआ क्या, दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक कोड का एक एंड और दूसरी कोड का एक एंड पकड़ के देखा सेंटर पर क्या एंगल बना रही है। फिर जो बचे खुचे एंड है दोनों के, उनसे देखा सेंटर पर क्या एंगल बना रही है। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर एंगल बनेगा इनका सम बाई 2। कोड अगर अंदर इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल बनेगा जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है सम बाई 2। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर दो तरह के एंगल हैं, एक तो APD और BPC जो कि इक्वल है, और एक APC और DPB। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये पता चलेगा ये। इसलिए मैंने क्या बताया, अगर आपको AOD एंगल और BOC एंगल के बारे में बताया है तो सिंपली इस O को P से रिप्लेस कर दो, आपको APD और BPC के बारे में पता चलेगा। ये दोनों इक्वली मिलेंगे और ये होंगे इनका सम बाई 2। ठीक है जी, इसको जब मैं क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रूव भी कर लेंगे इसको, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, दोनों कोड बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस कोड का एंड पकड़ा, इस कोड का एंड पकड़ा, एक एंगल होगा, इस कोड के दूसरे एंगल पकड़ के, तो ये क्या होगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सम बाई 2, बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डिफरेंस बाई 2। ये एंगल ऐसे बनेंगे। तो ये सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, तो एक बार समझाने से बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। हम क्या करेंगे, जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तब इसको प्रूव करवा दूंगा, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगी चीजें। ठीक है, यहां पर नहीं करेंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट, जिसके बाद हम अपना मेंटल टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है भैया, मान लो टेक्स्ट भी है क्या इसमें, नहीं है, तो मान लो अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक टेंजेंट है और एक कोड है। देसी भाषा में बता रहा हूं, ठीक है, एक टेंजेंट है और एक कोड है। तो ये टेंजेंट इस कोड के साथ जो भी एंगल बनाएगा, ये टेंजेंट इस कोड के साथ जो भी एंगल बनाएगा, ये कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट में, देखो ये एंगल कहां बन रहा है इस तरफ, तो दूसरी तरफ वाले सेगमेंट में ये कोड वही एंगल बना देगी, ये कोड वही एंगल बना देगी। इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कि कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है दूसरे सेगमेंट में वही एंगल बनेगा। कैसे, मतलब एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूं, देखो मान लो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये कोड है। अब की बार मैंने ये वाला एंगल देखा कि इस कोड और एक कोड और एक टेंजेंट के बीच में बने एंगल को हमेशा यूज किया जाएगा इसमें। तो इस कोड और इस टेंजेंट के बीच में थीटा है इस तरफ, तो दूसरी तरफ थीटा बनेगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो भाई एक बार मैं आपको क्या मौका दूंगा, इसके बाद है ना आगे मेंटल टेस्ट होएगा आपको विदाउट पेन एंड पेपर। तो विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब है भाई डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, तो एक बार डायग्राम बना लो, सारी चीज़ें लिख लो, फिर सिर्फ सोच के भी आप कर पाओगे। लाइक
बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। डायग्राम तो ऑफकोर्स हम बनाएंगे, इंपॉर्टेंट एंगल वगैरह लिखेंगे मेंटल टेस्ट के अंदर, तो वो आपने करना है। या तो आप अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप थक गए हो तो कल को ये जो एंड में मैंने कंसेप्ट बताए हैं ये एक बार फिर से रिवाइज अगर लेना और कल को दे देना वो मेंटल टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों रास्ते मैंने बता दिए। किसी ने आज पहली वीडियो देखी मैथ की तो उसको अभी कर लेना चाहिए मेंटल टेस्ट। किसी ने पहले ही 2 या 3 वीडियो देख ली, अब बेचारे में हिम्मत नहीं बची होगी, तो अगले दिन इनको रिवाइज करके दे देना। तो मैं इनको रिवाइज करने के लिए एक बार एंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक एक करके मैं सारी चीज़ें ऐसे दिखा देता हूँ। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये लो भाई, आगे ये बताया था, अब आगे बढ़ रहा हूँ, आगे ये बताया था, अब आगे बढ़ रहा हूँ, फिर ये बताया था। और ये दोनों तो यूज़ भी नहीं होंगे फिलहाल एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग कोड मेंटल टेस्ट में। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये में भी हो सकता है यूज़, मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ मैं आपको। बाय बाय, टेक केयर।